Hey guys, what's up? I am Shalini. Welcome to the Success Zone. So guys, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें और इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट ज़रूर सुने क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन पार्ट में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और ब्रीफली लेके चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का आपका, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय, जो 9th शेड्यूल था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऐड किया गया था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? बताइए कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, चाहे आप पीसीएस में देखें, यूपीएससी में देखें, एसएससी में देखें, रेलवे में देखें, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर है 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें जो ये 9th शेड्यूल था इसमें वो सारी चीज़ें ऐड की गई थी जो सेंट्रल और स्टेट के लॉज हैं जिसको कि जुडिशरी पे, जिसको कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और अभी की हम बात करें तो टोटल 284 ऐसे केसेस हैं जो इसके अंदर रखे गए हैं जिस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। और इसके अंदर जो आर्टिकल क्रिएट किए गए वो 31B और 31A किया गया था। और बेसिकली इसको बनाया क्यों गया 9th शेड्यूल को? तो जब आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के टाइम पे ज़मींदारी प्रथा चलती थी। उसमें क्या होता, लोगों के पास बहुत सारे लैंड होते थे और लोग क्या करते थे, जो छोटे छोटे जो फार्मर्स होते थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए वापस से क्या किया गया, रिफॉर्म लाने के लिए लैंड में एग्रीगेरियन रिफॉर्म, ये आपका जो आर्टिकल था क्रिएट किया गया था। आप समझ पा रहे हो? एग्रीगेरियन मतलब हो गया जो खेती बाड़ी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लेकिन बाद में जुडिशरी बीच में आती है और बोलती है कि जुडिशरी का ये अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू, जो आप नहीं छीन सकते। तो इसलिए अगर हमें लगेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो जुडिशरी बीच में ज़रूर आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो बताइए इसका आंसर क्या है? द बैटल, कौन सा ऐसा बैटल था जिसने मुस्लिम पावर की नींव रखी थी इंडिया में? ये आंसर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या है? गाइस, आप अगर हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा चैनल बंसल ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हो। उसमें हिस्ट्री हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी मैंने शुरू किया है वहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अभी तक अगर आपने सक्सेस जोन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ काफ़ी सारी फैकल्टी है जो आपके एग्ज़ाम में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी प्रिपरेशन कराने में। मैथ्स है, रीजनिंग है, बायो से रिलेटेड और भी करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। तो काफ़ी सारी फैकल्टी है जो आपको आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प कर रही है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें यहाँ का चैनल। तो हम बात करते हैं तो इसका आंसर है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ आपका 1192 AD में, राजपूत और पृथ्वीराज, जो राजपूत आर्मी थी जो पृथ्वीराज चौहान के अंदर थी, और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है ये जो बैटल होता है। और इसी में मुस्लिम रूल की नींव रखी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम एम्पायर की नींव तो रखी, इन्होंने आक्रमण तो इंडिया पे किया, लेकिन ये इंडिया पे इन्होंने राज नहीं किया। ये आए, आक्रमण किया इन्होंने और ये वापस चले गए। तो भाई आपका मुस्लिम एम्पायर का नींव कैसे रखा इसने? तो ये सवाल जब आपके मन में उठता है तो इसका जवाब है कि क्या हुआ, किसके स्लेव थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चले गए, इन्होंने अपने स्लेव को यहाँ छोड़ दिया जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की, और इस तरह से एक मुस्लिम रूल इंडिया में शुरू हुआ। ओके, अभी हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बंसल ट्यूटोरियल्स पे। आप मिडिवल हिस्ट्री वहाँ से पढ़ सकते हो, हमने एंशिएंट हिस्ट्री वहाँ पे कवर कर लिया है। तो आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ज़रूर देखें, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ऐसा सिचुएशन कौन सा होता है जिसमें टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है?
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ब्रेक इवन पॉइंट और परफेक्ट कंपटीशन। बताइए इसको आप, ये जो क्वेश्चन है इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा सिचुएशन बताना है जहाँ पे रेवेन्यू जो आपका पैसा आ रहा है, राजस्व जो आ रहा है वो इक्वल होगा आपके कॉस्ट के। तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो होगा नहीं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, सेलर एक होता है, बायर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सेलर अपनी मनमानी करके प्रोडक्ट को के प्राइस को बढ़ा के भी बेच सकता है यहाँ पे, और बेचता भी है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सेलर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जिनका मन करेगा वो आएंगे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, बायर का जिससे मन करेगा उसी से खरीदेंगे। और फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या होता है, बायर के पास आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, उसको एक ही सेलर अवेलेबल होता है, उसी से ही सारा सामान खरीदना पड़ता है। तो देखिए ये तो होगा नहीं। अब यहाँ ऐसा सिचुएशन होगा तो हमेशा रेवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट से, राइट, क्योंकि एक ही सेलर है और बायर कई सारे हैं। तो उस केस में क्या होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो ये वाला सिचुएशन कट गया। परफेक्ट कंपटीशन में भी रेवेन्यू इज ग्रेटर देन आपका ये नहीं हो सकता टोटल कॉस्ट के। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर हैं। जब सेलर बहुत सारे हैं और बायर भी बहुत सारे हैं तो बायर उससे खरीदेगा जिसे सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा। तो सेलर ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकता सामान को, इसके बीच में कंपटीशन होगा डिफरेंट सेलर्स के बीच में। समझ पा रहे हो आप। तो ये हो जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन भी कट गया आपका। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच गया, अब देखो, अब आपका बच गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब जितना डिमांड हो रहा है इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड हो रहा है, पूरे इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। जब एग्रीगेट की बात करते हैं तो इकोनॉमी एज ए होल लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू जब एग्रीगेट सप्लाई होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी इकोनॉमी के पास, इस केस में भी इकोनॉमी में जो आपका जो बायर है वो सेलर है, बायर और सेलर की बात करें तो सेलर जो है वो अपने प्राइस को ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोल सकते, क्योंकि जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है। तो ये भी केस कट गया। तो कौन सा बच गया, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू रेवेन्यू रियलाइज्ड। इस टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो आपका रियलाइज हो जाता है जितना रेवेन्यू हमको मिल रहा है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये इक्वल हो जाता है। यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन होता है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ इकोनॉमी पूरा सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाती है, पूरा सेटिस्फैक्शन लेवल इकोनॉमी उस लेवल पे पहुँच जाती है जहाँ पे ना प्रॉफिट की संभावना होती है और ना ही लॉस की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कौन सा जो आपका ये है इस चीज़ों में कौन सा चीज़ डिस्क्राइब करता है आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन की। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और प्रियम्बल। तो बताइए इसका आंसर क्या है, क्या है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। तो इसका आंसर है प्रियम्बल। प्रियम्बल है आपका सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज व्हेनेवर जब भी कोई डाउट अराइज होता है जुडिशरी के दिमाग में या किसी भी इंसान के दिमाग में एट द टाइम ऑफ मेकिंग लॉज रूल्स रेगुलेशन, तो हमेशा प्रियम्बल को देख करके डिसाइड किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो है ये चीज़ें। समझ पा रहे हो आप। तो इसलिए प्रियम्बल ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, किसी भी रूल्स रेगुलेशन बनाने वालों के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिन अमेंडमेंट। कितने बार जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रस्तावना है संविधान की, उसको कितनी बार संशोधित किया गया है। 3 बार किया गया है, 2 बार किया गया है, 1 बार किया गया है और नेवर इमेंडेड, 1 बार भी नहीं किया गया है। बताइए कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्रियम्बल को आपका अमेंड किया गया है। देखिए हम इसकी बात करें तो टोटल जो है 1 ही बार अभी तक प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, और जो अमेंड किया गया था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1976 में किया गया था और वर्ड जो ऐड किया गया था सोशलिस्ट किया गया था, सेक्युलर किया गया था, इंटीग्रिटी किया गया था।
सोशलिस्ट किया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे, किसी भी चीज़ में, सोसाइटी में आपके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेक्युलर का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब जैसे भारत क्या विविधताओं का देश है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, तो किसी एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। सारे जो आपके जो जितने भी रिलीजन हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगे इंडिया में। जब इंटीग्रिटी की बात करें तो मतलब होता है मॉरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू। जो लोग होंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बात करता है कि लोग जो है क्या करें, मॉरल और एथिकल वैल्यू को फॉलो करें, और कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो करता है वो एथिकल और मॉरल वैल्यू को आपका फॉलो करता है, तो वो इंटीग्रिटी की बात करता है। तो ये 3 शब्द जोड़े गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और ये इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा गया था वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के जो रिपोर्ट थी उनके अनुसार जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपके लिए कई सारे क्वेश्चन आते हैं। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट किसके द्वारा मतलब कौन से रिपोर्ट के द्वारा लागू किया गया, कौन से कमेटी के द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, और इसी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया जो पार्ट 4A है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन पार्ट काफ़ी ध्यान से सुने। इन विच लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रामेटिकली, कौन से लेयर पे टेम्परेचर ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। तो बताइए इसका आंसर क्या है, कहाँ पे ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर है आयनोस्फेयर। देखिए आयनोस्फेयर जब से क्या होता है, सबसे अपर लेयर होता है। यहाँ पे सोलर और कॉस्मिक जो रेडिएशन है इसकी ये बहुत ज़्यादा हीट होती है। हीट होने की वजह से यहाँ पे गैशियस मटेरियल भी अवेलेबल होते हैं, और ये जो गैशियस मटेरियल अवेलेबल होते हैं वो आयोनिक स्टेट में होते हैं, मतलब इसमें चार्ज अवेलेबल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अब कोई भी चार्ज बोले, ये इसमें चार्ज अवेलेबल होता है जो कि आपका हाईली वॉलेटाइल होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और देखिए जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ये फिगर देख पा रहे हो तो जो पहला लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मेसोस्फेयर होता है, फिर थर्मोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर और उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर में जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेविली चार्ज आपका पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है गायत्री मंत्र? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद, कहाँ से लिया गया है बताइए। तो इसका आंसर है गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। और कौन से मंडल से लिया गया है? तो 3rd मंडल से लिया गया। देखिए ऋग्वेद में काफ़ी सारे मंडल हैं, तो वहाँ से 3rd मंडल से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। इसको सावित्री मंत्र भी बोलते हैं, और इसका मतलब है डेडिकेटेड टू सावित्री। डेडिकेटेड टू सावित्री मतलब द सन डेटी, मतलब सन भगवान को, सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसके द्वारा प्रीएम्बल को चेंज किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 3rd अमेंडमेंट एक्ट 1975, 40th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 4th अमेंडमेंट एक्ट 1979। बताइए कब किया गया आपका प्रीएम्बल को, जो था वो आपका चेंज कब किया गया पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 से पहली बार प्रीएम्बल को क्या किया गया था, चेंज किया गया था। प्रीएम्बल में कुछ बदलाव लाए गए थे, और प्रीएम्बल को सिर्फ अभी तक, आज़ादी से लेकर अभी तक पहली बार बस एक ही बार प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया गया है, और वो इसके द्वारा किया गया है। तो देखिए आपके सवाल, प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रीएम्बल में चेंजेस किया गया, और प्रीएम्बल में चेंजेस बस एक ही बार हुआ है, वो इसके द्वारा हुआ है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसके द्वारा ही आपका फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया था। तो आपके काफ़ी सारे सवाल एक सवाल से निकल जाते हैं। चलिए कंप्यूटर का सवाल है, बताइए CAD स्टैंड्स फॉर, CAD किसके बारे में बताता है, इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन,
कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बताइए क्या इसका आंसर है। देखिए आंसर जब भी कोई क्वेश्चन देखो आप आंसर ज़रूर सोचा करो कि इसका क्या हो सकता है और कॉपी में ज़रूर लिखा करो। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक बार यहाँ पे अगर आपके कोई सवाल गलत हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में सवाल गलत होने के चांसेस कम होंगे आपके, क्योंकि जो चीज़ें हम गलती करते हैं, अगर हम कोई गलती करते हैं तो क्या होता है उसका हमें वो हमेशा याद रहता है कि भाई ये गलती हो गई थी हमसे। तो एक बार आप गलती यहीं कर लो, अच्छा है आपके लिए, एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी तो स्कोर अच्छा कर पाओगे। तो बताओ CAD स्टैंड्स फॉर, CAD किसके बारे में बात करता है। तो CAD की अगर बात करें तो CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो CAD है वो कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज़ होता है। क्यों होता है, तो 2 और 3 डायमेंशन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट मान लो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, अब उसका ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना है कंप्यूटर के अंदर 2 से 3 डायमेंशनल में, तो उस केस में CAD का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है। चलिए आज का ये आखिरी सवाल है, द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फेट एंड, क्या प्रोड्यूस करता है जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट और आयरन, तो क्या प्रोड्यूस करता है आयरन सल्फेट और क्या प्रोड्यूस करता है। बताइए आपको नेक्स्ट क्या है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए इसका आंसर है कॉपर, कॉपर प्रोड्यूस करता है। देखिए CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, Fe क्या है आपका आयरन, और ये FeSO4 आयरन सल्फेट हो जाएगा और Cu कॉपर होगा। ये सब आपका सिंबल है आपके जो कॉपर सल्फेट है, आयरन है, इन सब का। तो CuSO4 जब रिएक्ट होता है आयरन से तो फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है, और ये जो होता है ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज हाई रिएक्टिव मेटल, जो हाई रिएक्टिव मेटल आयरन होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके सॉल्ट से। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़रूर लाइक करें। देखो आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, देखो लाइक किया करो वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि अच्छा लगता है आप लाइक करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको समझ आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, और नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक भी किया करो, पर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। इससे क्या होगा, मुझे फीडबैक मिलेगा, मैं नेक्स्ट टाइम और चीज़ों को इम्प्रूव करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँगी। तो आप डिसलाइक भी करो लेकिन कमेंट सेक्शन में बताओ कि डिसलाइक क्यों कर रहे हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक किया करो, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन सा मिलता है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज।